देखिए, हमने अभी कुछ क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया था। पेन कहाँ पर है? ओके, ये टच नहीं हुआ इसके साथ। देखिए, पॉलिटी तो काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू को भी बहुत सारे लोग सोल्व कर ही रहे होंगे, राइट? बट जो क्वेश्चन पेपर आता है वो पीवाईक्यू से तो आता नहीं, 5% के आसपास पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। तो हमने पॉलिटी के उन 124 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है या खुद से क्रिएट किया है, जो प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस करने का फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा 3 तरह से आपको मिलेगा। पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि इससे आपको रिवीजन हो जाएगा। असल में टेस्ट रिवीजन के लिए नहीं, आपकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है कि आपने कितना याद किया हुआ है। पर इसमें रिवीजन को प्रायोरिटी रखी गई है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस टेस्ट को रिपीटेडली देंगे, ऐसा नहीं है एक बार दिया खत्म कर दिया, नहीं। जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेंगे उतना आपका रिवीजन होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें उस पैटर्न को हमने फॉलो किया है, उस क्वेश्चन की स्ट्रेंथ को, जो कमीशन बना रहा है। अब कमीशन का हमें कैसे सीक्रेट पता चला कि कमीशन किस हिसाब से बना रहा है? तो उसके लिए हमने डेटा एनालिसिस किया है, और डेटा एनालिसिस की सारी वीडियो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह की हमने अपलोड की गई है अपने चैनल पे कि किस सब्जेक्ट में से किस टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किसके कम आ रहे हैं। और जो इसका थर्ड बेनिफिट होगा, और मेरे ख्याल से सबसे मेजर जो बेनिफिट इसका यही है, वो ये है कि जब भी आप इस टेस्ट को दोगे तो आपको एक पैटर्न महसूस होगा एग्जाम के क्वेश्चंस के रिपीटेड होने का। जो पैटर्न आपको महसूस होगा वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक और जो आपका पीवाईक्यू है उसके साथ अटैच करते हुए जो फाइनल आप एग्जाम देने जा रहे हो वैसा माहौल आपको देने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सभी क्वेश्चंस फाइनल नहीं है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, आपका सिलेबस इन टॉपिक के लिए 100% कवर नहीं है, तब ये टेस्ट आपको, अगर देखिए 75% तो कवर होना चाहिए आपका सिलेबस, तभी ये टेस्ट आपको अच्छे से हेल्प दे पाएगा। लेकिन अगर सिलेबस कवर नहीं है, 50 या 40 के आसपास भी सिलेबस आपका कवर है, तब आप क्या कीजिए, इन टेस्ट को, इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए और देखने के बाद रिपीट कीजिए आपस में। जिनका बिल्कुल भी कवर नहीं है, जिनको बिल्कुल फ्रेश है, जिन्होंने पॉलिटी की जीरो नॉलेज है कि अब तक स्टार्ट ही नहीं किया है पॉलिटी को, तो वो भी देख सकते हैं। पर एडवाइस आपको ये रहेगी कि ज़्यादा बेटर है जो प्रेलम्बर है, प्रस्तावना यानी कि, उसको पढ़ ले, पार्ट 1 को पढ़ ले और पार्ट 2 को पढ़ ले। उसे पढ़ने के बाद, ये बुक आप किसी भी से पढ़ लें, लक्ष्मीकांत से पढ़ लें, वट एवर योर सोर्स, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ लें, उसके बाद इसको देखिएगा, राइट? हम शुरू करते हैं इनके आंसर्स को और उसके एनालिसिस को। ओके, लेट मी मेक इट लिटिल बिट बिगर। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक एक्सक्यूज चाहूँगा। जब हमने टेस्ट बनाया था, क्वेश्चंस क्रिएट किए थे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में थे। लेकिन अभी हम सिर्फ इंग्लिश के ही क्वेश्चन को एंटरटेन कर सकते हैं, क्योंकि जो जिस फॉर्मेट में उनकी सेटिंग हुई थी वो सेपरेट सेपरेट थे, हिंदी के अलग थे, इंग्लिश के अलग थे। तो हम उनको अगर साथ में करने जाएंगे तो दोबारा से टाइपिंग करवानी पड़ेगी, विच इज़ वी कैन नॉट अफोर्ड राइट नाउ। सो आपको, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, प्लीज़ क्वेश्चन नंबर से अपने क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा, जो भी हम क्वेश्चन नंबर आपको बताएंगे, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, the objective resolution declared India to be a federal monarchy, a sovereign democratic republic, an independent sovereign republic, a communist republic। देखिए, हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रस्तावना की बात नहीं हो रही, प्रेरम्बल की बात नहीं हो रही। तो फर्स्ट पॉइंट शुड बी नोटेड, राइट? आपको क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, आई थिंक 45 मिनट के आसपास तो ये जानी चाहिए, इससे भी ज़्यादा चली जा सकती है, आई डोंट नो। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, राइट? तो प्लीज़ मेक श्योर कि सिर्फ आंसर पे ध्यान ना दीजिए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उसको अप्रोच कैसे रखनी है और क्वेश्चंस को करते हुए डील कैसे करना है, उस पर भी आपको ध्यान देना है, राइट? तो मैं आपको बताऊं, ये आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पूछा है कि इंडिया को उसने कैसे डिक्लेयर किया था। तो उसने इंडिया को डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग freedoms was not explicitly mentioned in the objective resolution। अगेन ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्वेश्चन है, आपको प्रस्तावना के ध्यान में नहीं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ध्यान में रख के सवाल देना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ बिलीफ इन द फेथ, फ्रीडम ऑफ वर्शिप। इसका राइट आंसर होगा फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है नोट।
इसने नोट के बारे में पूछा है कि क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन द इंडियन यूनियन वुड कंसिस्ट ऑफ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया यूनियन किससे बनी हुई होगी? ब्रिटिश प्रोविनेंस ओनली, फॉर्मर प्रिंसेस स्टेट ओनली, अ फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन, ऑटोनोमस यूनिट फ्रॉम द फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट ग्लोबल वैल्यूज वाज एम्फेसाइज्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। देखिए हमारी जो डीपीएसपी है उसमें भी इस चीज की झलक दिखती है। तो जो इंटरनेशनल वैल्यू थी, ग्लोबल वैल्यू थी, इंटरनेशनल ग्लोबल वैल्यूज, उसकी झलक में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या मेंशन किया गया था? आइसोलेशनिज्म, की एकांत में रहेंगे हम, मिलिट्री डोमिनेंस, कमिटमेंट टू द वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, एक्सपेंडिंग टेरिटोरियल बाउंड्रीज। इसका आंसर है सी। नाउ आई विल टीच यू समथिंग। लेट्स से कि आपको इसको आंसर नहीं पता है, एंड जब आपको इसका आंसर नहीं पता है, आपने प्रस्तावना पढ़ी, आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो नहीं पढ़ा, तो आपको इसका आंसर नहीं पता, आप इसे एग्जाम में छोड़ के आएंगे या फिर गलत टिक करेंगे तो आपको चांसेस है कि निगेटिव के 1.4 मार्क्स मिले या फिर आप इसको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को लिमिटेड नॉलेज के साथ कैसे सोल्व कर सकते हो कि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए, मैं उसको आपको तरीका बताता हूँ। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, जैसे आप पॉलिटी को पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको एक पैटर्न नजर आने लगता है। पैटर्न से मेरा मतलब है कि आपको कुछ कोर वैल्यूज समझ में आती है कि कोर वैल्यूज क्या है उस सब्जेक्ट की। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी की कोर वैल्यू क्या होगी? फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, राइट, अप्रोच टू द कोर्ट, ये सब कोर वैल्यूज है। इंडिया का कोई भी जो देश है, हमारी सरकार चलती है, वो बड़ी शांत किस्म की सरकार है, राइट। हमारा संविधान भी बहुत एग्रेसिव नहीं है। अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर। वो क्या कह रहा है? व्हाट ग्लोबल वैल्यू एम्फेसाइज ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। नाउ कम टू दिस पॉइंट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी को देखिए, मिलिट्री डोमिनेंस। क्या एक ऐसा देश जो गांधी जी के आंदोलन से निकल के अभी अभी आजाद हुआ है या आजाद होने की कोशिश कर रहा है, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था तब हम आजाद नहीं हुए थे, तो क्या वो मिलिट्री डोमिनेंस चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो आपको इसका तो आप काट ही सकते हो। नाउ कम टू द डी पॉइंट, एक्सपेंडिंग टेरिटोरियल बाउंड्रीज। जो ऐसा देश जो अभी खुद से गुलाम है, क्या वो चाहेगा कि वो अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री को बढ़ा ले और दूसरों को गुलाम बना ले? तो ये भी सेंस नहीं बैठती। तो आपको ये भी नहीं होने वाला, ठीक। नाउ कम टू द ए और सी, आइसोलेशनिज्म। क्या एकांत में रहना चाहेगा इंडिया? इंडिया के आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, हमने यूरोप के, अमेरिका के, कनाडा में कोई देश नहीं छोड़ा था जहाँ पे अपनी खुद की सरकार ना बनाई हो, खुद की संगठन ना बनाया हो। तो क्या हम आइसोलेशन में रहेंगे? नहीं रहेंगे हम आइसोलेशन में। तो सब कुछ कटने के बाद आंसर क्या बचता है? सी। नाउ दिस अप्रोच विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर रियल एग्जाम ऑल्सो। आपको करना क्या है? देखिए, पढ़ने से कोई एग्जाम निकल जाए तो हर कोई किताब पढ़ रहा है, लक्ष्मीकांत हम में से सबके पास होगी, स्पेक्ट्रम हम में से सबके पास है, लेकिन फिर भी जब हम रियल एग्जाम में बैठते हैं तब हम कोशिश करते हैं वो क्वेश्चन ढूंढने की जो हमारी टेक्स्ट बुक में से आया है। लक्ष्मीकांत में से सवाल नहीं बनते। लक्ष्मीकांत आपको टॉपिक समझाती है, स्पेक्ट्रम से भी सवाल नहीं बनते। आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ये कोर अंडरस्टैंडिंग होती है। देखिए बहुत सारे जो आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड कि जो टीचर्स हैं, बट यस, जो बहुत सारे टीचर्स हैं खासकर पीसीएस में, उन्होंने ये मन में बिठा दिया है कि रट्टा मार के एग्जाम पास हो जाएगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल वो देते हैं कि हाँ भाई हो जाता है, इसका भी हुआ है, फलाने का भी हुआ है। आप उनसे पूछिए 2022 के बाद कितनों का हुआ है रट्टा मार के एग्जाम पास? अब आप कहोगे कि यार एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, पर मेरा एक दोस्त है, उसका दोस्त था, उसका हुआ गया था। कब हुआ था? 2014 के आसपास। अच्छा, 2018 में हुआ होगा किसी का। 2020 के 22 के आसपास किसी का हुआ है क्या उसके बाद रट्टा मार के? सिर्फ अगर हो भी जाए ना, आपका मीन्स नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शन टिक नहीं करना है, वहां पे आपको लिखना है। तो सिर्फ प्री के हिसाब से मत पढ़िए कि आपको प्री का ही पढ़ के पास होना है, मेंस भी तो आएगा, और जब मेंस आएगा फिर आप कैसे इसको स्कोर कर पाओगे? नहीं होगा स्कोर। तो यू हैव टू डेवलप सम टाइप ऑफ अ माइंडसेट कि मैं सच में ही एक ब्यूरोक्रेट हूँ और मैं सच में ही उन वैल्यूज पे भरोसा करता हूँ जो मैं लक्ष्मीकांत में पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के लिए मत पढ़िए, उनको समझ लीजिए एक बार कि हमारा देश चलता किस बिहाफ पे है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जो हमारे देश को चलाते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सेफगार्ड डिड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कौन सा रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज। मेरा ये आपको सलाह है कि जब आप एग्जाम में जाएं तो आपके पास दो तरह के पेन होने चाहिए, एक ब्लू और एक ब्लैक। आई शुड यूज ब्लू इंक, राइट।
एक तो आपके पास ब्लैक होना चाहिए और एक आपके पास ब्लू होना चाहिए। ब्लू का क्या मतलब है? ब्लू को आप सिर्फ यूज करोगे क्वेश्चन पे पेन चलाने के लिए, जहाँ पे आपको क्वेश्चन का की पॉइंट दिख रहा है उस पे आपको पुश करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे येलो मार्कर से इसे मार्क कर रहा हूँ, वैसे आप ब्लू पेन से उसे मार्क करिएगा, जो कीवर्ड्स होते हैं। व्हाट सेफगार्ड डिड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज? ऑप्शन ए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरनेशनल इंटरवेंशन, protection for religious leaders, safeguard for the minority tribal areas and the disadvantaged group, military protection to border state। इसका राइट आंसर है सी। अगर आप वही माइंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने की थी 5 में करेंगे तो आप इसके सी आंसर तक पहुंच जाओगे। व्हाट वाज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ इंडियन रिपब्लिक एज डिस्क्राइब इन द प्रेम्बल? नाउ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नहीं है सवाल, ये प्रेम्बल का सवाल है। बिफोर द 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 को। नाउ जो ओरिजिनल था वो क्या था? ओरिजिनल फॉर्म क्या थी? सोविरन सोशलिस्ट, नहीं सोशलिस्ट तो नहीं था क्योंकि सोशलिस्ट तो 47 से ऐड ही हुआ है। सोविरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यहाँ भी सोशलिस्ट नहीं है। सेकुलर फेडरल रिपब्लिक, सेकुलर भी ऐड हुआ था, तो इसका क्या आंसर हो गया? राइट, बी। व्हाट फॉर्म ऑफ अ जस्टिस इज नॉट मेंशन इन द प्रेम्बल? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या लीगल? इसका आंसर है लीगल। इसके लिए तो आपको प्रेम्बल को याद ही करना पड़ेगा, इसमें हम या कोई ट्रिक नहीं चल सकती, इसमें कोई माइंड एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, इसके लिए सिर्फ आपकी मेमोरी काम आएगी। Which freedom are assured under the term liberty in the preamble? ऑप्शन नंबर ए, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, राइट, यही तो है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। फिर भी हम सारे ऑप्शन देखेंगे, हमें पता है ऑप्शन ए सही है, फिर भी हम सभी ऑप्शन को एक बार ऑब्जर्व करेंगे। स्पीच, एजुकेशन, ट्रेड एंड द ट्रेवल, नहीं। बिलीफ, रिलीजियस मूवमेंट एंड द एसोसिएशन, नहीं। प्रेस, स्पीच, बिलीफ एंड द, नहीं। हमारा ए आंसर इसका करेक्ट है। द टर्म इक्वालिटी इन द प्रेम्बल रेफर्स टू equal duties, equal distribution of property, equal status and the opportunity, equal justice only। इसका राइट आंसर होगा सी, इक्वल स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी। देखिए मैंने आपके साथ एक माइंड एक्सरसाइज की थी क्वेश्चन नंबर 4 में, अब हर क्वेश्चन में हम उसको करने जाएंगे तो इट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और समझ में भी उतना कुछ आएगा नहीं खास, एक ही बात को बार बार रिपीट करके फायदा नहीं है। तो जो भी फर्दर क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ माइंड एक्सरसाइज करना है पर कुछ नया नहीं है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। कोई नया क्वेश्चन आएगा उसमें माइंड एक्सरसाइज करनी होगी तो मैं आपके साथ करा दूंगा। द 42nd अमेंडमेंट एडेड विच फ्रेजेस टू इनहांस नेशनल यूनिटी? यूनिटी एंड द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म, फेडरल सुपरमेसी। अब ये क्या बोल रहा है कि नेशनल यूनिटी को ऐड करने के लिए 47th अमेंडमेंट ने क्या चीज ऐड की थी? देखिए इस क्वेश्चन को इनकम्प्लीट है, यहाँ पे प्रेम्बल मेंशन होना चाहिए था, सॉरी फॉर दिस, इट इज अ टाइपो एरर। यहाँ पे प्रेम्बल को मेंशन होना चाहिए था, अदरवाइज आप किस बारे में पूछे हो ये सवाल क्लियर नहीं हो पाएगा। 42nd अमेंडमेंट है पर उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, राइट। ओके, तो क्या ऐड किया गया था? यूनिटी एंड द सोवरेनिटी, नहीं। इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यस, भारत की एक अखंडता को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए, याद होगा, पढ़ी होगी अपने प्रेम्बल। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज इंडिया सोशलिज्म डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेम्बल? हमारा जो सोशलिज्म है वो कैसा है? देखिए सोशलिज्म कई तरह का होता है, जैसे कि चाइना का सोशलिज्म है, वहां पे क्या होता है, वन पार्टी रूल है, और सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो चाइना की सरकार होल्ड करती है, फाइनल अथॉरिटी चाइना की सरकार पे। ऐसे ही वियतनाम में भी है, रशिया में भी, रशिया में अब नहीं है खैर, पर रशिया से पहले यूएसएसआर में था, क्यूबा में अभी भी है, राइट। तो हर किसी का सोशलिज्म अलग है। जो सोशलिज्म इंडिया ने एक्सेप्ट किया था उसका क्या मतलब था? मिक्स्ड इकोनॉमी वाला। तो 11th का क्या आंसर होगा? डी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, विच लैंडमार्क केस डिक्लेयर्ड द प्रेम्बल एज अ पार्ट ऑफ अ इंडियन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट टू द अमेंडमेंट विदाउट अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर? ये दिया गया था केशवानंद भारती केस में, ऑप्शन नंबर सी। मैं इसके लिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, 1976 में हमारी जो सरकार है उन्होंने संशोधन किया था 42nd, राइट। 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने संविधान की जो प्रेम्बल है उसमें कुछ बदलाव किए थे। वो बदलाव वो इसीलिए कर पाए क्योंकि उससे कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले केशवानंद भारती केस में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जो वो भाग है इसीलिए वो संशोधन उसमें कर पाए, राइट। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं केशवानंद भारती केस हमारी जो इमरजेंसी लगने से उससे पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, विच केस reaffirmed the preamble as an integral part of the constitution in 1995? 1995 में कौन सा केस हुआ था?
LIC ऑफ इंडिया केस। बेरूबारी केस तो बहुत पहले का था, गोलकनाथ केस भी बहुत पहले का है, मेनका गांधी केस भी बहुत पहले का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? LIC ऑफ इंडिया केस। हु कोड द preamble the horoscope of our sovereignty democratic republic? Of course KM मुंशी। nothing can be, you know, माइंड एक्सरसाइज नहीं की जा सकती इसमें, सिर्फ याद ही करना होगा। Which Supreme Court case regarded the preamble as a part of a basic structure of a constitution? केशवानंद भारती केस। ऑप्शन बी। Which of the following is not a feature of a liberty mentioned in the preamble? जो हमारे संविधान में लिबर्टी मेंशन है उसमें से इसका कौन सा भाग नहीं है? एक्सप्रेशन, फेथ, प्रोफेशन एंड द थॉट। इसका आंसर है सी, प्रोफेशन। इसका जो की पॉइंट है वो है नहीं, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। What does the term fraternity in the preamble seeks to assure? Political justice, B. Unity and the integrity of the nation, equal wealth distribution, democratic elections. इसका आंसर है बी। Which Supreme Court case emphasized that the preamble can be used to interpret ambiguous provisions of the Constitution? प्रस्तावना का यूज किया जा सकता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उनको समझने के लिए। ये किस केस में कहा गया था? इट इज अ वेल नोन केस, मिनर्वा मिल केस। द फ्रेज वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ अ इंडियन सोशलिज्म इम्प्लाइज। वेलफेयर स्टेट का क्या अर्थ होगा? डिक्टोरियल इकोनॉमी, complete privatization, state responsibility for the social and the economical well-being, only federal governance. इसका राइट आंसर है सी। एज आई टोल्ड यू कि इंडिया का जो स्टेट है वो किस पे बिलीव करता है? सबके साथ लेके चलने में, सबको आगे लेके चलने में, वो एक कंपनी नहीं है। विच प्रिंसिपल इन द प्रेलम्बर इंश्योर्स डिग्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ अ नेशन? क्या यूनिटी ऑफ द नेशन एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल? जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी। देखिए जब आप डिग्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल की बात करोगे ना तो आपका आंसर शायद इस तरफ जाए, क्या डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल में तो लिबर्टी नहीं आना चाहिए या फिर इक्वालिटी आना चाहिए? फ्रेटर्निटी तो सब में आसपास में एक साथ रहने की भावना होती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, तो इसका सही आंसर होगा बी, फ्रेटर्निटी। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिटी ऑफ द नेशन यहाँ पे हाई स्कोर करने वाला पॉइंट है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज ऑल्सो एसोसिएट विद द नेशन। लेट्स सी कि आपके पास लिबर्टी है, राइट, आप कुछ भी करने की आपको स्वतंत्रता है, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सड़क पे जा रहे हो और आपने किसी को लात मार दी, तो क्या उस इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रही? नहीं बनी रही ना, उसको तो आपने इंसल्ट कर दिया उसको तो। लेकिन अगर आपके पास लिबर्टी है, उसके साथ साथ फ्रेटर्निटी भी है, आप बंधुत्व की भावना भी रखते हो, आप घूमने जा रहे हो कहीं पे और सामने कोई व्यक्ति है, आप उसको लात नहीं मारोगे और वो गिरा हुआ है तो आप उससे पूछोगे कि भाई क्या दिक्कत है, आप उसको उठाओगे, बिठाओगे, पानी पिलाओगे, तो उससे उस व्यक्ति की डिग्निटी इंप्रूव हुई या नहीं हुई? उससे तो इंप्रूव हुई है ना, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेटर्निटी। द प्रेलम्बर इज कंसिडर्ड डैश इन अ नेचर, दैट इज इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, ऑफ कोर्स इट इज नॉन जस्टिसेबल। ये गैर न्यायिक, कैसे लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरी प्रेलम्बर में जो अधिकार दिए गए हैं उनका मुझे पालन नहीं किया गया। असर्शन एंड द रीजंस। द वर्ड सेकुलर, the word secular was added to the preamble in 1976, of course, by the 42nd Amendment. The 42nd Constitution Amendment aimed to emphasize equal respect for all religions and promote a welfare state, right? इसका आंसर होगा ए। Assertion. According to the Supreme Court in the Birubari Union case in 1960, 1960 में अगर आप बिरूबानी यूनियन केस याद रखना है तो इस बात से रख लीजिएगा, जब आंध्र प्रदेश बना था उसके 4 साल बाद ये केस हुआ था। The preamble is not part of the constitution, right? The court held that preamble is enforceable in the court of law, wrong. तो इसमें assertion तो ठीक है पर रीजन गलत है। A is true but R is false. Assertion. Article 32 is regarded as the heart and the soul of our Indian constitution. Reason. Dr. B.R. Ambedkar believed that without the right to constitutional remedies, fundamental rights would be meaningless. Of course. इसका आंसर है ए। नाउ सम क्वेश्चन में आर्ग्यू कि डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा बोला था, इसकी वजह से तो आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, हार्ट एंड द सोल, ये अंबेडकर के शब्द थे। अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 हार्ट एंड द सोल है, तो इस वजह से इसका रीजन बना है, असर्शन का रीजन बना है ये
जो अंबेडकर जी ने कहा था कि वो बिलीव करते थे ऐसा, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, assertion. The original Constitution of India adopted 1949 contained 395 articles, 22 parts, and the 8 schedules. Reason: the Constituent Assembly decided to include a minimum framework that could later be expanded by the Parliament. वेल यहाँ पे ये मिनिमम फ्रेमवर्क गलत है, यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है ए। मिनिमम क्यों नहीं यूज होना चाहिए? क्योंकि जिस समय इंडिया का संविधान बना था उसी समय इंडिया का संविधान सबसे बड़ा संविधान था, सबसे बड़ा लिखित संविधान था, राइट। तो इट्स अ एरर जो क्वेश्चन को डिजाइन करने में हुई है, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 26, assertion. The 42nd amendment added the phrase integrity of a nation to the preamble. Yes, कब हुआ था ये? 1976 में। देखिए जब भी आप कुछ किसी चीज को पढ़ रहे हैं ना, और जैसे कि 42nd अमेंडमेंट आ गया, 86th अमेंडमेंट आ गया, 104 अमेंडमेंट आ गया, तो जब उसका साल हुआ था वो भी लिखते चला करें ताकि आपको वो रिकॉल भी होता रहे साथ साथ। रीजन: दिस वाज डन टू emphasize national integration during the post emergency period. क्या लिखा हुआ है? पोस्ट इमरजेंसी पीरियड। 1976 में पोस्ट इमरजेंसी पीरियड नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज करेक्ट, बस आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 27, द preamble of India provides for the social, political and the economical justice. Reason: legal justice is the preamble of Indian provide for the social, political and the economical justice, right? Legal justice is explicitly mentioned in the preamble. लीगल जस्टिस नो, नॉट एट ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ए इज टू, बट आर इज फॉल्स। द वर्ड सोशलिस्ट एंड द सेकुलर वर्ड पार्ट ऑफ अ ओरिजिनल प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, सोशलिस्ट और सेकुलर इसके पार्ट नहीं थे। रीजन: दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट इंडियाज आइडेंटिटी एज अ वेलफेयर स्टेट विद द रिलीजियस न्यूट्रलिटी। इसका असर्शन गलत है और इसका रीजन सही है। ओके, बट इसमें तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है हमें, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया फिर, रॉन्ग, राइट। क्योंकि वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में जोड़े गए थे, ये ओरिजिनल प्रीलिम्बर का पार्ट नहीं थे 42, तो ये गलत हो गया। अभी ये इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, हाँ ये है तो ओके, सी है इसका आंसर। अरेंज द फॉलोइंग केस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द जजमेंट रिलेटेड टू द प्रीलिम्बल ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में हुआ था। केशव चंद्र भारती केस 1974 के आसपास हुआ था। वीरूबाई यूनियन केस 1960 में हुआ था। और SR बोमानी केस 1994 में हुआ था, राइट। तो यहाँ से आप इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख सकते हैं, इसमें से कौन सा सही बैठेगा। आई थिंक बेरूबाई यूनियन केस 3 इसका सही आंसर होगा, और उसके बाद था 1974 केशव चंद्र भारती केस, तो 3 के बाद 2 आना चाहिए, ये भी कट गया, और 2 के बाद क्या आना चाहिए? LIC ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा डी। Arrange the following key developments in the evolution of the preamble. Keshavananda Bharati case, preamble is a part of the constitution, right? 42nd amendment. Arrange the following. अच्छा, इनको chronological order में हमें arrange करना है। 42nd amendment, socialist, secular and the integrity of the nation added, right? Original constitution adopted, देखिए ये हुआ था 1974 में, 42nd amendment हुआ था 1976 में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ये 1949 में हुआ था, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में हुआ था, राइट। तो हमें इसको पहला कौन पहले क्या आएगा? 1949, 3 आएगा पहले, तो इसको काट दीजिए डी को। उसके बाद क्या आएगा फिर? 1974 केशवानंद भारती का 3 के बाद 1 आएगा, फिर इसको काट दीजिए, और 1 के बाद क्या आएगा? 1972, 1 के बाद 2 आएगा, तो इसका आंसर है ए करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेज इन द ऑर्डर दे अपेयर इन द प्रेजेंबल। इक्वलिटी ऑफ अ स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी, जस्टिस सोशल, हाँ सबसे पहले तो जस्टिस ही है, लिबर्टी ऑफ अ थॉट एंड एक्सप्रेशन ये इसके बाद है, फिर इसके पास इक्वेलिटी है, और उसके बाद सबसे आखिर में फर्टिनिटी है, तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। कहाँ पे है 1 2 3 4? इसका आंसर है बी। मैच द फॉलोइंग प्रेजेंबल वैल्यूज विद देयर कोर पर्पसेस। जस्टिस, इसका क्या मतलब होता है? इक्वल एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटी एंड द ट्रीटमेंट नहीं, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन नहीं, फेयरनेस इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड द इकोनॉमिकल स्फीयर, यस, तो ए का आंसर हुआ 3। लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड द एक्सप्रेशन, यस, तो बी का आंसर हुआ 2। इक्वलिटी, सी का आंसर हुआ 1, और डी का आंसर हुआ 4। 3 2 1 4, कहाँ पे है 3 2 1 4? 3 2 1 4 ये रहा। मैच द फॉलोइंग कोर्ट केसेस विद देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रीलिम्बल। बेरूबारी केस
Preamble is not enforceable and not a part of a constitution. केशवानंद भारती केस preamble is a part of a constitution and reflect the basic structure. तो बी का तो कंफर्म है दो. LIC ऑफ इंडिया केस रिफॉर्म द ओके सी का भी 3 कंफर्म है. SR बोमानी केस अपहोल्ड सेकुलरिज्म एट द पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर. डी का भी ये 4 ठीक है और ए का 1 1 2 3 4. इसका राइट आंसर 1 2 3 4 है. ये है हमारे डी में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. नाउ लेट मी शो यू समथिंग. देखिए इंडिया ना कुछ चीज़ों से मिलके बना है. जैसे कि भारत है हमारा, तो भारत में क्या क्या मिक्स है? राज्य, भारत राज्य से तो मिलके बना है, प्लस यूनियन टेरिटरी जो राज्य नहीं है, जैसे चंडीगढ़ दिल्ली ये सब हुआ, ये राज्य तो नहीं है. तो हम भारत को एज अ कलेक्शन देखते हैं, किसका? राज्यों का और यूटीज का. लेकिन हमारा संविधान एक और पॉसिबिलिटी देखता है. क्या? जो हम फ्यूचर में जगह जीत जाएंगे. लेट्स सपोज हमने फ्यूचर में कब्जा कर लिया कराची पे, वो तो इसी बार कर सकते थे, बट नेवरदलेस हमने फ्यूचर में कराची पे कब्जा कर लिया. तो जो फ्यूचर की टेरिटरी है वो भी तो पार्ट हो सकती है. तो भारत एक्चुअली में है क्या? तो इसको संविधान हमारा 3 तरीके से हमें बताता है. पहला क्या है? जो बोलता है यूनियन ऑफ इंडिया. यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है? सिर्फ राज्य. फिर आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया. इसमें क्या आता है? राज्य प्लस यूटी प्लस फ्यूचर में जीतने वाली जगह है, फ्यूचर लैंड. राइट नाउ इस कॉन्टेक्स्ट को लेके इस क्वेश्चन को समझिएगा. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? ओनली स्टेट, ओनली यूनियन टेरिटरीज, स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज ओनली, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरी. इसका आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 35. द टर्म यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली द यूनियन टेरिटरीज, all territories including foreign possessions, only the state in the federal structures, all lands under the Indian administrative control. देखिए यूनियन ऑफ इंडिया में आपको मैंने बताया था क्या आएगा? सिर्फ स्टेट आएंगे. हु गवर्न्स द यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स. इसका आंसर है सी. which of the following is true about acquired territory? They are automatically granted full statehood, they are part of a union of India, they are administered by the central government. Right. C. ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है, पहले पार्लियामेंट के पास जाता है, पार्लियामेंट बताती है कि कितने हिस्से में हमें क्या क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट यूनियन ऑफ इंडिया फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया? Union of India includes all the land and the sea boundaries. Territory includes only land. Union of India includes federal state. Territory of India includes federal state, UT and the acquired area. तो इसका आंसर हो गया बी 38 का. Question number 39. In the constitutional context, Union of India refers to which of the article of a constitution? Article 1 part 1 में लिखा हुआ है. Which of the following is not a part of a Union of India? स्टेट, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ राज्य आते हैं. राइट तो सिर्फ राज्य इसमें पार्ट होंगे. इसका आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल यूनियन टेरिटरीज आर पार्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ इंडिया बट नॉट टेरिटरी ऑफ इंडिया. ऑल यूनियन टेरिटरीज आर पार्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ इंडिया बट नॉट टेरिटरी ऑफ इंडिया. गलत. यूनियन ऑफ इंडिया इज वाइडर इन अ स्कोप देन टेरिटरी ऑफ इंडिया. अगेन रॉन्ग. Territory of India includes all area under Indian sovereignty, including acquired territory. Right. इसका आंसर है C. If India acquire a new territory by treaty, which will it constitutionally fall first? Under a new state, under a new UT, under acquired territory, part of a territory of India. Question number का 42 का आंसर है C. Which of the following is constitutionally required to become a part of a Union of India? इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. देखिए अब आप कहोगे कि नहीं आर्टिकल 2 और 3 के बारे में आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 और 3 के बारे में आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है. सो आई जस्ट कम टू नो कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत आगे चला गया एंड मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी क्वेश्चन नंबर 42 पे. तो मैं इट्स वेरी फनी थिंग. मैं 42 पे पहुंच गया था एंड लेट्स से स्टार्ट करते हैं दोबारा से. ओके सो हम क्वेश्चन नंबर 42 पे थे. 43 भी शायद हमने कर दिया था. राइट हाँ हमने 43 कर दिया था, जिसमें हमने ये बताया था आपको कि देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जब वो किसी नए राज्य को अपने अंदर इंक्लूड कराता है तो वो क्या करता है? तो वहाँ पे हमें संशोधन करना पड़ता है. जब भी हम अपनी टेरिटरी किसी देश को दे रहे हों या किसी देश से कुछ की टेरिटरी ले रहे हों तो हमें उसका संशोधन करना पड़ेगा. राइट तो वो संशोधन किसके तहत होता है?
368 के अंतर्गत। जैसे हमने जब सिक्किम को लिया था 35वें संविधान संशोधन से उसे हाफ स्टेट बनाया था और 36 से उसे फुल स्टेट बनाया था। 44 का आंसर क्या है? बी, विच एंटिटी हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू शेयर पावर विद द नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। देखिए जो यूटी होती है उसके पास कोई ये वो नहीं है कि उसे पावर शेयर करनी है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यूनियन का ही पार्ट है। तो जो जिसका भाग है वो उससे पावर शेयर करेगा। क्यों? आप अपने आप से पैसों का बंटवारा करते हो। अगर आपके पास 100 रुपए तो आप ऐसे रखते हो गया कि 80 रुपए आपने अपने आप को दे दिया, बाकी 20 रुपए अपने आप को दे दिया आपने, नहीं ना। तो जो खुद से ही आपके पास है उसका आप क्यों डिवीजन करोगे? क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट काइंड ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द पासिंग अ लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड 3? इसका आंसर है बी, सिंपल मेजोरिटी। 46 का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज डू नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368? इसका आंसर है क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट। क्वेश्चन नंबर 47, विच आर द व्यूज ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट फॉर अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर है नो। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा था इसमें, तब मैं फ्लो में था, पर मुझे पता लग रहा है कि वो सब कुछ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम, ये चलता रहता है। धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। तो देखिए क्या है ना कि जब कोई भी नया स्टेट बनने वाला होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट से अप्रूवल ली जाती है। अप्रूवल लेने के बाद प्रेसिडेंट उस बिल को पास करता है गवर्नर को। गवर्नर उस बिल को पास करता है स्टेट लेजिस्लेचर को। स्टेट लेजिस्लेचर अपना मत देती है और वो मत जाता है फिर प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट पे जरूरी नहीं है कि उसको स्वीकार करे या ना करे, पर इस प्रोसेस को फॉलो करना कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 48, बिफोर द इंट्रोड्यूसिंग अ बिल फॉर अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट मस्ट रेफर अ बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द व्यू। बी इसका आंसर है। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 3? इसका आंसर है सी, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन। क्वेश्चन नंबर 50, अंडर आर्टिकल 2 अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट कैन अल्टर नेम एरिया एंड द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट? इसका आंसर है ए, विच आर्टिकल empower पार्लियामेंट टू establish a न्यू स्टेट विद इन इंडिया? इसका आंसर है सी, दो। देखिए मैं आपको मैंने जो समझाया था वो दोबारा से समझा देता हूँ। लेट जस्ट से इंडिया में दो आर्टिकल है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। ये कंफ्यूज करते हैं कुछ को, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये एक देश है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि इस देश में ये मैंने सीमाएं खींच दी। ये आर्टिकल 2 के तहत की गई है, यानी कि मैंने 2 से क्या किया, क्रिएशन किया है। किसका? स्टेट का। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? उसको मॉडिफाई करता है। अब मुझे लगा कि जो स्टेट नंबर 1 है और जो स्टेट नंबर 2 है, स्टेट नंबर 1 को ज़्यादा जगह चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नई सीमा बनाऊंगा और स्टेट 1 को ज़्यादा जगह दे दूंगा, और ये पूरी अब बाउंड्री हो गई। तो ये जो मॉडिफिकेशन मैंने किया है ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया है, राइट। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 2 क्रिएट करता है और आर्टिकल 3 मॉडिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 52, सिक्किम वाज एडमिटेड एज द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच अमेंडमेंट? ये आपको ऊपर बता ही चुका हूँ मैं, 35 एंड 36। अंडर आर्टिकल 2 हु हैज द पावर टू एडमिट एस्टेब्लिश न्यू स्टेट? पार्लियामेंट। इंडिया इज इंस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ अ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट? इसका आंसर है सी, यूनियन इज परमानेंट बट स्टेट कैन नॉट बी, बट स्टेट कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 555, द टर्म यूनियन ऑफ अ स्टेट implies स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सक्सीड? इसका आंसर है सी, विच शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ अ, ये तो बहुत ईजी है, सबको पता होगा। फर्स्ट, द टर्म इंडिया दैट इज भारत इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 58, आर्टिकल 1 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट? नाउ क्वेश्चन नंबर 59, assertion India is called a union of a state in a constitution, right? Assertion R, India इंडियन स्टेट हैव अ राइट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन? नहीं, राइट तो है ही नहीं हमारे पास। तो आर इज ट्रू बट ए इज ट्रू इज बट आर इज फॉल्स। आर्टिकल 2 empowers the parliament to admit or establish new state? Let me drink some water first. एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर मुझे अलाउ नहीं करता 30 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड करने के लिए, तो दैट्स वाई मुझे याद नहीं रहा कि कब मेरे को वो स्टॉप हो गया। ओके, assertion A, article 2 empowers the parliament to admit or establish a new state? Assertion, the president alone can create a new state with the executive order? president alone कुछ नहीं कर सकते, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत होती है। तो इसका आंसर है सिर्फ ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी फॉर 60 का सी। 61, assertion, article 3 allow alternation of a state boundary
without constitutional amendment. Article 3 allows alternation of state boundary without constitutional amendment, right? Reason, change under Article 3 can be made through a simple majority in the parliament. ये दोनों ठीक है. Both A and R is true. 61 का A. 62 assertion, the president must refer a bill regarding state reorganization to the concerned state legislature. Yes. The state legislature views is binding on the parliament. No, 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 not at all. C. 62 का C. 63 assertion, a union territory are part of a territory of India, right? Union territories enjoy the same status as state in the federal structure. No. इसका आंसर है A is true but R is false. 64 अरेंज द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द स्टेट बाउंड्री. जब हम किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करते हैं तो हमें किस किस स्टेप को फॉलो करना पड़ता है. प्रेसिडेंट रेफर्स टू द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो पहला नहीं है. प्रेसिडेंट रिकमेंड बिल टू द पार्लियामेंट, ये पहला स्टेप है. पार्लियामेंट पासिस द बिल विद अ सिंपल मेजोरिटी, तो सबसे लास्ट स्टेप है. व्यूज ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर रिसीव्ड, ये थर्ड है, ये सेकंड है. तो 1 2 4 3 1 2 4 व्हाट द हेल. प्रेसिडेंट रिकमेंड द बिल टू द पार्लियामेंट, इसका 1 होगा. प्रेसिडेंट रेफर बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ये 2 होगा, सॉरी ये 2 होगा. व्यूज ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर रिसीव्ड, ये 3 होगा. और पार्लियामेंट पासिस द बिल विद द सिंपल मेजोरिटी, ये 4 होगा. तो 2 1 4 3 इसका आंसर है ए. अरेंज दीज इवेंट्स इन द ऑर्डर दैट अकर्ड. इन इंटैक्टमेंट ऑफ आर्टिकल 1, ओके. एडमिशन ऑफ अ सिक्किम एज अ स्टेट, ये तो बहुत बाद में हुआ था. 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके. रीऑर्गेनाइजेशन अंडर आर्टिकल, ये 1956 में हुआ था, ये 1949 को हुआ था. तो सबसे पहले तो 1 ही हुआ था, तो इसको काट दो. एडमिशन ऑफ अ सिक्किम एज अ स्टेट, ये 1974 के आसपास या 2 के आसपास हुआ था, और इससे पहले हुआ था, राइट. तो पहले ये हुआ है, 1 आएगा पहले, उसके बाद 4 आएगा, एक के बाद, अच्छा ये तो हो ही गया. ए इसका आंसर है, 65 का ए. अरेंज द फॉलोइंग टेरिtorial components of India in the constitutional order listed under Article 1. अंडर आर्टिकल 1 में किस हिसाब से लिस्ट दी गई है. यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, एक्वायर्ड टेरिटरी. सबसे पहले यूनियन ऑफ टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, फिर है यूनियन टेरिटरी, और फिर है एक्वायर्ड टेरिटरी. 1 2 एंड देन 3. 1 2 एंड 3, इसका आंसर है बी. मैच द आर्टिकल विद द प्रोविजंस. आर्टिकल 1 नेम एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ए का 3. आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट, 2 का 1, बी का 1. और सी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट, 3 का, सॉरी सी का 3. ए का 3 कहाँ पर है, ए का 3 इसमें भी और इसमें भी है, तो ये कट गया. बी का 1 दोनों, अच्छा ये भी कट गया, तो इसका आंसर है ए. 68 मैच द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद इवेंट्स. 35 अमेंडमेंट, 36 आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 किसकी बात करता है, एडमिशन ऑफ द स्टेट, सी का 3. तो सी का 3 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको हम काट देते हैं. 35 अमेंडमेंट, सिक्किम मेड अ फुल स्टेट, नहीं 36 में होता हो. बी का 1, बी का 1 कहाँ पर है, ये रहा, तो इसका आंसर है ए. मैच द टर्म विद देयर डिस्क्रिप्शंस. यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स यूटी एंड द एक्वायर्ड टेरिटरीज, नो. इंक्लूड्स ओनली फेडरल स्टेट, यस. ए का 1 है, ए का 1 कहाँ पर है, बाकी सब कट जाएगा और ये बचेंगे 2 ऑप्शन हमारे पास. अच्छा बी टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स यूटी एक्वायर्ड टेरिटरी, ओके. बी का 2, तो इसका आंसर है ए. हु प्रपोज द आइडिया ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1948. 1948 में किसने कहा था, नागपुर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें. व्हाट वाज द मेन रीजन धर कमीशन रिजेक्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, क्योंकि अखंडता को खतरा हो जाएगा देश की, दैट्स व्हाई उन्होंने रिजेक्ट किया था. और दूसरा प्रशासनिक कमियों की वजह से भी रिजेक्ट कर दिया था. तो इसका आंसर क्या होगा, ए इकोनॉमिक्स कंसर्न, बी एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ बी ही इसका आंसर होगा. हु फॉर्म्ड द जेवीपी कमिटी इन 1949. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभाई सितम्बर, ये सभी को पता है. ए विच वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म्ड इन इंडिया, आंध्र प्रदेश. हाउ डिड पोत्ती सीतामल्लू कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश. इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी. लेड पॉलिटिकल नेगोशिएशन, नो. डाइड आफ्टर फर्स्ट, हाँ यही है, बी इसका आंसर है. वाज द चीफ फर्स्ट, नो नो नो. व्हाट डिड द फजल अली कमीशन रिकमेंड रिगार्डिंग द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन.
इसने अलाउ कर दिया था स्टेट को कि भाषा के आधार पर बनाया जा सकता है, पर 4 कंडीशन भी रखी थी। वो 4 कंडीशन आज की हमने सीए क्लास में पढ़ी हैं। What did the Fazal Ali Commission recommend regarding the state reorganization? State should only be reorganized based on language. Language should be one criteria, but balanced. अच्छा हाँ, यही होगा इसका आंसर बी, बैलेंस बना के रखना चाहिए था। 76. Which act accepted the Fazal Ali Commission's recommendation and reorganized state 1956? State Reorganization Act. B आंसर है इसका। 77. Which classification of a state was abolished by the State Reorganization Act 1956? Linguistic classification, fourfold classification of A, B, C and the DEI. इसका आंसर है fourfold classification. How many state and the union territories were formed after the reorganization post independence? 14 state and the 6 UTs. इसका आंसर A है। 79. Which committee or commissions initially reject the linguistic reorganization of a state? फजल अली इसने तो अलाउ कर दिया था, जेवीपी इसने रिजेक्ट किया था, धर कमीशन इसने भी रिजेक्ट किया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी नहीं। इसका आंसर है धर कमीशन। सबसे पहले इसी ने रिजेक्ट किया था, उसके बाद जेवीपी ने कमिट किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ इनिशियली। क्वेश्चन नंबर 80. लेट मी मेक सम चेंजेस, राइट। Which year did the Dhar Commission submit its report rejecting linguistic state? 1948. B. The JVP committee was formed to promote linguistic state, study the economical growth of a state, examine the issue of linguistic reorganization. Yeah, 81 का C. 82. What was the key emphasis of a JVP committee in rejecting linguistic states? Economical benefits, national unity, administration, convenience, culture. इसका आंसर बी और सी दोनों है। इट्स डिपेंड कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो जाना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, अगर एक आया हुआ है तो जाना नेशनल यूनिटी की तरफ। पोटी सितमरमल्लू फर्स्ट लिस्टेड फॉर, इसका तो 50 है, हमने पढ़ाई है अभी। लेट मी एलेबोरेट मोर पॉइंट्स ऑन दिस क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स थे, उसमें से मेजर पॉइंट ये था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनने लगे तो देश में विभाजनकारी शक्तियां ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी। तो हमें कोशिश करनी है कि भाषा के आधार पर ना हो, प्रशासन के आधार पर राज्य बनाया जाए। पर दूसरा ये भी था कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने भाषा के आधार पर राज्य बना दिए, तो कुछ हिंदी स्पीकिंग लोग कहाँ रहते हैं, तमिलनाडु में भी तो रहते ही होंगे, तो फिर वो किस राज्य में जाएंगे? तो प्रशासनिक असुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो प्रायोरिटी प्रशासनिक असुविधा को दी गई थी। दूसरे नंबर पे भारत की जो अखंडता था उसका मैटर था। इसमें दोनों ऑप्शन आ गए हैं, तो इसमें आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर एक ऑप्शन में से पूछा है तो जो भी पूछेगा उसको टिक कर देना, अगर दोनों आए हुए हैं तो इसको टिक करना, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को। 84. The State Reorganization Act, the 17th Constitutional Amendment were passed in 1956. The linguistic reorganization of a state led to the increase in the number of a union territory, abolition of a fourfold classification of a state. या देखिए इससे पहले ना हमारे राज्य जैसा भी है, यूटी और मेन स्टेट है, पहले 4 तरह के राज्य होते थे, ए, बी, सी और डी टाइप के। ए टाइप की लिस्ट अलग थी, बी की अलग थी, सी की अलग थी और डी की अलग थी। तो जब ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो जो ए बी सी है इन सब का क्या हो गया था, इन सबको डिलीट कर दिया गया था, और फिर स्टेट बचे थे, सिर्फ स्टेट बचे थे। लेट मी मेक सम मोर अरेंजमेंट्स। क्या हुआ है, ओके, तो सिर्फ तब स्टेट बचे थे और क्या हुआ था, यूटी बची थी। 86. Which of the following was not recommendation of a Fazal Ali Commission? Using language as a one criteria for a reorganization? नहीं। वन लैंग्वेज वन स्टेट प्रिंसिपल, हाँ बिल्कुल, इसकी तो रिकमेंडेशन उन्होंने दी नहीं थी। द टर्म यूनियन टेरिटरीज रेफर टू स्टेट विद द फुल ऑटोनॉमी? नो। रीजन्स एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? यस, 87 का बी। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ 25 स्टेट, 14 स्टेट बने थे। Reorganization based solely on the economical factors? No. Linguistic reorganization for Indian state? Yes. 88 का C. Which committee or commission's recommendation were accepted by the government for the reorganization of a state? Fazal Ali Commission.
सी आंसर इसका। 90 विच वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएटेड इन इंडिया? आंध्र प्रदेश। व्हाई दिस क्वेश्चन रिपीट सो मेनी टाइम्स? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। प्लीज इग्नोर दिस क्वेश्चन और कट दिस क्वेश्चन। Okay, so when did Daman and Nagar Haveli become a union territory? 1961 इसका right answer है। Puducherry was the transformed in French to Indian control 1954, B इसका right answer है। Bombay state was split into the Maharashtra and the Gujarat in which year? 1960। आप ये याद रख सकते हैं कि 1960 के बाद इसका विभाजन हुआ था दमन एंड दीव का। Nagaland became the separate state in 1960, 1963, 1966 और 1974। इसका आंसर है बी। Haryana was created on as a separate state for Hindi speaking regions in 1966। सी आंसर है इसका। Which state was granted union territory status in 1966 but become a full state later in 1971? हिमाचल प्रदेश। Manipur, Tripura and Meghalaya were granted statehood in 1966, 1971, 1972 और 1974। 1972 को उसको मिला था। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सिक्किम को मिला था 1974 को, और सिक्किम एक ऐसा देश आया था। देखिए मैंने किसे याद रखा था, मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। 1976 में इमरजेंसी लगी थी और उसी में 1974 में सिक्किम ने ऐड किया था, तो सिक्किम दुखी हो रहा था अपने आप को ऐड करवा के कि अभी हम ऐड हुए हैं और अभी इमरजेंसी लग गई 1974 में। तो इससे मैंने एक ट्रिक बिठा लिया कि जब इमरजेंसी लगी थी उससे कुछ ही समय पहले सिक्किम ऐड हुआ था, और सिक्किम के ऐड होने से पहले 1972 में हमने जो उत्तर पूर्व के बाकी राज्य हैं उनको ऐड किया था, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को। तो 1972 इसका आंसर है। सिक्किम बिकम एन एसोसिएट स्टेट इन 1974। विच स्टेट वर ग्रांटेड स्टेटहुड इन 1987? गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश। हाँ, गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश। अंडर आर्टिकल 241A द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे रेगुलेट फॉर विच ऑफ यूनियन टेरिटरी? देखिए जो 240 का ए है वो जुड़ा हुआ है अंडमान एंड निकोबार से। 240 का ए जुड़ा हुआ है अंडमान एंड निकोबार से, ए। बी किससे जुड़ा हुआ होगा 240 का? लक्षद्वीप से। सी किस लिए जुड़ा होगा? दमन एंड द्वीप से। शायद दमन एंड द्वीप या नागर हवेली, इसी में से कुछ है। तो इसका आंसर क्या है 240 ए का? अंडमान एंड द निकोबार। 243 ई डील्स विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। इसका आंसर है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव ग्रांटेड गवर्नड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? 243 1 ए बी सी। इसका सी आंसर है। सो इसका आंसर 101 का आंसर होगा डी, दादर एंड नागर हवेली। विच यूनियन टेरिटरी इज गवर्नड बाय द आर्टिकल 243 का? बी, लक्षद्वीप। मैंने आपको बताया था। Article 104. Which of the following statement is correct? Goa became the state in 1972. No. Mizoram became the state in 1987. Yes, it is correct. According to Article 5 according to Article 5, which of the following conditions is not required to be considered a citizen of India at commencement of a constitution? Being born in India, yes. Having at least one parent born in India, yes. Being ordinary resident of India for over 5 years, yes. Holding a passport issued by India, yes. न, ये नहीं थी, तब तक तो इंडिया का पासपोर्ट बना ही नहीं था। Question number 106. Article 6 provide citizenship right to persons who migrated from Pakistan if they migrated after July. क्या है? Citizenship right to persons who migrated to the Pakistan. Okay. आफ्टर जुलाई 1947 ये तो हो नहीं सकता। their grandparents were Indian citizen under 1935 Act and migrated on or before July 1947। इसका आंसर यही है, बी। अंडर आर्टिकल 7 which persons are not eligible for Indian citizenship? Person who migrated to Pakistan after March 1947, person who migrated to Pakistan before July 1947, पर्सन हु माइग्रेटेड बिफोर। इसका आंसर ए, बांग्लादेश तो तब तक बना ही नहीं था। 108. According to the Article 8, a person residing outside India can be deemed to Indian citizen if they were born in India or their parents or grandparents were born in India as per the 1937। हाँ यही है इसका आंसर। 1935 एक्ट हुआ जिसके माता पिता दोनों साथ थे या दोनों में से कोई एक था, तो उसको इनके
सिटीजनशिप दे दी गई थी। पॉइंट शुड बी नोटेड, 5 से लेके 11 तक जितने भी आर्टिकल हैं, वो जब संविधान चालू हुआ था, संविधान जब स्टार्ट हुआ था, तब कौन कौन नागरिक बन सकता है, हु इज सिटीजन ऑन दैट डे ओनली, नॉट फॉर एवरी टाइम, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। जब संविधान लागू हुआ था तब कौन कौन नागरिक बन सकता था, उसके लिए है सिर्फ ये। और जो बाकी का समय है उसके लिए क्या है, उसके लिए एक्ट बनाए जाते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो 2019 में भी अभी अमेंड किया गया था, वो एक्ट बाकी की लिमिटेशंस को फॉलो करता है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। 109, which article state that person voluntarily acquiring foreign citizenship shall lose their Indian citizenship? आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10। इसका आंसर है आर्टिकल 9। द राइट ऑफ सिटीजनशिप under the Indian Constitution can never be revoked once granted. Continue subject a law made by the Parliament, of course. इसका बी है 110 का। अंडर आर्टिकल 11 हु हैज द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप एंड रिलेटेड राइट्स? द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स। A person who migrated to Pakistan before March 1947 is before March 1947 is eligible for Indian citizenship as per Article 6. Not eligible, automatically a citizen under Article 5, require a renounce Pakistan citizenship. इसका आंसर है ए। द डेट ऑफ, वेल ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से क्रिएट किया जा सकता था, बट नेवरदलेस आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिग्निफिकेंट फॉर, अभी अभी तो आपको बताया सिटीजनशिप मिलेगी उसके थ्रू, आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 103 का है आंसर, person whose grandparents was an Indian citizenship according to the 1935 Act but who lives abroad can never claim Indian citizenship, be deemed a citizenship if they complete the required process. Yes, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है 8, 114 का बी। Between 1987 to and 2004, citizenship by birth in India was granted if the child was born in India, at least one parent was an Indian citizen. Yeah, इसका आंसर है बी। After 2004, citizenship by descent is granted only if the father is an Indian citizen, the birth is registered if born outside India. इसका आंसर है बी। Which of the following conditions is not required for the citizenship by naturalization? Must have reside, note लिखा है, must have reside in India for 12 months before applying, must have knowledge of any foreign language की knowledge की होकर, इसका आंसर बी। 118, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 रिड्यूस द रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फ्रॉम 11 years to 5 years फॉर विच कम्युनिटी? ओनली हिंदू एंड सिक्स कम्युनिटी, हिंदू सिक्स बुद्धिस्ट जैन पारसी, या दिस इज 118 का बी। फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एंड ओवरसीज इंडियन सिटीजन मस्ट have 3 years of resident in India, be related to India and have 5 years as OIC plus 1 year of resident in India, या बी। स्टूडेंट्स, जो नागरिकता के सवाल जिनको टफ लग रहे हैं, प्लीज बी नोटेड, सिर्फ यही क्वेश्चन करके जाने हैं, इससे ज्यादा एग्जाम में आएगा भी नहीं, एग्जाम वोट थी आपको यही बना देगा। विच मेथड ऑफ acquiring citizenship involves the government specifying qualification when a new territory join in India? गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है क्वालिफिकेशन को भारत के नागरिक बनने के लिए। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, बी। इसका आंसर है बी। जब हम किसी टेरिटरी को अपने अंदर मर्ज करते हैं, लेट्स से जब हम कराची को अपने अंदर मर्ज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो जो कराची के जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब भारत के नागरिक नहीं हो जाएंगे, उनमें से कुछ लोगों को हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन भारत का नागरिक बनेगा। उसके लिए हम एक टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे, दैट्स उस कंडीशन को जो फॉलो करेगा सिर्फ वही नागरिक बन पाएगा। The Citizenship Act 1955 allowed Commonwealth citizenship until it was repealed in 2003। आंसर सी है इसका, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको हटाया था। अंडर सिटीजनशिप बाय डिसेंट पीरियड टू 1992, citizenship was granted only by descent. Only the mother was an Indian citizen, the father was in, okay, the father was an Indian citizen। 19, देखिए पॉलिटी में कुछ को, चलिए इसको टेस्ट को पूरा करते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। 123,
विच कंडीशन इज मैंडेटरी फॉर अ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन रिगार्डिंग फॉरेन सिटीजनशिप? द एप्लीकेंट मस्ट ऑलरेडी होल्ड डुअल सिटीजनशिप? नहीं, डुअल सिटीजनशिप है तो इंडिया में चल ही नहीं पाएगा। द एप्लीकेंट मस्ट रिनाउंस फॉरेन सिटीजनशिप इफ ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप? यस ऑफ कोर्स, इसका आंसर है बी। Citizenship by registration requires no residence in India, residency of at least 7 years for person of Indian origin? Yes, इसका आंसर है बी। देखिए, आप में से कईयों को नागरिकता के सिटीजनशिप के सवाल में प्रॉब्लम आ रही होगी, एंड इट्स टोटली नेचुरल, राइट? योर ब्रेन इज जस्ट अ मसल्स, राइट? आपका ब्रेन एक मसल ही तो है, बहुत चीज़ों को याद रख पाता है, बहुत सारे को पैटर्न नहीं बना पाता। कितना याद रखोगे? पूरा संविधान याद रखना है तो कोई इशू नहीं है। देखिए, हम पॉलिटिकल लेक्चर अभी नहीं ले सकते आपके, क्योंकि टाइम हमें अलाउ नहीं करेगा, तो वो कमिटमेंट आपसे करने का लाभ नहीं है जो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन जुलाई 1 के बाद, 1 जुलाई के बाद ये चीज़ें की जा सकती हैं, उन पर विचार किया जाएगा बाद में। और अभी तक के लिए आपको क्या करना है? टेस्ट देने हैं एज मच एज यू कैन, टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, एंड उन टॉपिक के बाद आपको बस उन टॉपिक को रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनको कंटिन्यू करते रहिए, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है, अगर आप इसी तरीके से चलते रहें तो आपकी फाइनल कट ऑफ आर होगी क्लियर हो जाए, राइट? तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।